जय हिंद दोस्तों, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं हिंदी के पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के पहले चैप्टर का प्रश्न। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है और प्रश्नों का संकलन इस तरह से किया गया है जो बार बार बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे गए हैं और फिर आने वाले जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावनाएं हैं। तो चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल कह रहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। पहला है कि बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो देखिए, आपको बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू जो एक स्थान है, जगह है, गांव है, वहां पर हुआ था। तो याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था जी? मध्य प्रदेश के महू में। चलिए, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं और ये अगला प्रश्न है आपका कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपको दिया हुआ है। कह रहा है 14 अप्रैल 1881 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 मार्च 1881 ईस्वी में और 14 अप्रैल 1871 ईस्वी में। तो आपको बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और कह रहे हैं, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, ऑप्शन दिया हुआ है, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि जाति प्रथा। देखिए, जाति इस तरह से बिखरा हुआ है हमारे देश में और सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी का कारण है वो जाति प्रथा को ही माना जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? देखिए, ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है, ये अंबेडकर जी के भाषण एक लिखे थे उन्होंने, उसी का ही क्या किया गया है जी? हिंदी में रूपांतरण किया। भाषण जो था अंग्रेजी में था। किस भाषा में था जी? अंग्रेजी में था और उसका हिंदी में क्या किया गया? रूपांतरण किया गया। उस भाषण का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मतलब यही हुआ कि जो कास्ट का मतलब होता है जाति, कास्ट मतलब जाति, यानी जाति का क्या हुआ? विभाजन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, विभाजन। चलिए, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? आधुनिक जो सभ्य समाज है वो किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? ऑप्शन है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, ऑप्शन बी है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन सी है जातीय उत्थान के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो होगा कार्य कुशलता के लिए ही। देखिए, आधुनिक के जो सभ्य समाज हैं, जो आज के लोग हैं, वो कार्य कुशलता को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जस करनी तस फल चाखा, ये गीता में लिखा गया है। तो आपको ये समझना है कि कार्य ही प्रधान होनी चाहिए, काम ही प्रधान होनी चाहिए, जाति ये सब नहीं होनी चाहिए। यानी कार्य से ही लोगों की पहचान होनी चाहिए, कर्म से ही लोगों की पहचान होनी चाहिए। इसलिए जो आधुनिक सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि इसका कारण क्या होता है जी? तो देखिए, ऑप्शन है कि यह इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। चारों ऑप्शन दिखना चाहिए। देखिए, और दूसरा है पैतृक पेशा चुनने को बाध्य करती है, तीसरा है कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं है और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये सभी बातों को हम लोग बेरोजगारी का प्रमुख कारण मान सकते हैं। मान लीजिए कि यह इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, ये भी सही बात है। पैतृक पेशा चुनने को बाध्य करती है कि जो आपके पिताजी कर रहे थे वही आप कीजिए,
यही जाति प्रथा करता है कि कोई कुम्हार का लड़का है तो वो कुम्हार मिट्टी के बर्तन ही बनाएगा, कोई अगर हरिजन का लड़का है जो मोची का लड़का है तो फिर जूता चप्पल ही बनाएगा, कोई बढ़ई का लड़का है तो लकड़ी का ही काम करेगा, कोई धोबी का लड़का है तो वो कपड़ा ही धोएगा। ये जाति प्रथा इसका क्या करता है जी, यही अनुमति देता है, यही कहता है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इनमें सभी को हम लोग बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण सा क्यों बताया गया है। भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण सा क्यों बताया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को अलग करते हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाईचारे दूध और पानी कहने का मतलब है कि अगर आप मिलजुल कर रहिएगा, मिलजुल कर, जैसे दूध में अगर पानी मिलाते हैं तो समझ में नहीं आता है, यानी दूध का ही रंग दिखता है, पानी का रंग नहीं दिखता है। इस तरह से हम भाईचारे का संबंध इस तरह से होना चाहिए कि एक दूसरे के क्या हो, पूरक होना चाहिए, यानी एक दूसरे के पूरक हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है। जाति जो प्रथा है वो क्या निर्धारण करती है, पेशा, दिनचर्या, व्यापार या कुछ नहीं। तो देखिए पेशा को निर्धारित करती है कि जो मोची है मोची का काम करेगा, जो धोबी है कपड़ा खींचेगा, ठीक है, बढ़ई है लकड़ी का काम करेगा, लोहार है लोहा का काम करेगा। तो इस तरह से ये पेशा को निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की डैश है। सभ्य समाज की क्या है जी, श्रम विभाजन जो है श्रम समाज की क्या बताता है, तो दोष है या पाखंड है या गुण है या आवश्यकता है। तो क्या है, तो ये देखिए सब जरूरी चीज़ें हैं, यानी कि आवश्यकता है। श्रम विभाजन जो है यानी कि जो भी आप मेहनत करते हैं, काम का विभाजन जो है ये निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मान लीजिए कि सब कोई कपड़ा अगर धोआना है तो उसके लिए कोई कहेगा कि नहीं, और किसी के पास टाइम नहीं है तो उसके कपड़ा कौन धोएगा। लोहे की काम करना तो मान लीजिए वो उसमें दिक्कत हो सकता है। यानी कि ये हमारे लिए क्या है जी, तो मूल आवश्यकता है, यानी कि ये भी निश्चित है श्रम विभाजन के लिए। लेकिन वो जाति प्रथा नहीं बननी चाहिए, श्रम विभाजन श्रम तक ही सीमित रहनी चाहिए। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न कर रहा है, किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया। किसने, संविधान ने, सरकार ने या सभ्य समाज ने। तो आपको पता है कि सभ्य समाज ने ही इसको क्या कर दिया है जी, श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित किया गया है, काम को विभाजित किया गया है, काम को बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी युक्ति है, यानी आखिर इस जो लाइन है, ये वाक्य है, ये किसने कहा था। महात्मा गांधी ने, भीमराव अम्बेडकर ने, नामवर सिंह या ललन सिंह यादव, किसने कहा था। तो भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही थी अपने पुस्तक में। चलिए अगले हम प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न देखिए 2021 के पेपर में दिया गया, यानी आपको इस वीडियो में हमारे जो भी स्टडी ट्रेंड से वीडियो अपलोड होंगे, अधिकांश प्रश्न जो होंगे वो क्या होंगे जी, परीक्षा में पूछे गए होंगे, और जो भी जो प्रश्न डाले गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, VVI क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। चलिए प्रश्न कह रहा है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि
यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि ये मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होता है, यानी मनुष्य अगर जाति प्रथा में जो चाहे वो श्रम नहीं कर पाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि सबसे बड़ा इसका कारण क्या है कि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है, और अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, भीमराव अम्बेडकर, नलिन बिलोचन शर्मा। तो आंसर जो होगा वो भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर का निबंध है नगरी लिपि, नहीं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यही हो जाएगा। ये सब, ये देखिए बहादुर जो है इसके जो लेखक हैं अमरकांत हैं, 20 के दांत के हैं नलिन बिलोचन शर्मा, नागरी लिपि जो है गुणाकर मूले का है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आपको याद होना चाहिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा होगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न जो है, और ये कह रहा है, ये 16 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये लेखक इसके कौन है। तो आपको पता है जब कास्ट की बात चल रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन, जब इस चैप्टर की बात है तो भीमराव अम्बेडकर ही सही होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक थे, यानी इनके चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक कौन थे जी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न, अगर हम 18 नंबर की बात करते हैं तो कबीर भी हो जाएंगे, क्योंकि कबीर भी क्या था, जाति प्रथा के विरोध थे। ठीक है, एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। भगवान बुद्ध जो थे, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ये भी इसी बात को करते, ये भी जाति प्रथा को नहीं मानते थे। ज्योतिबा बाई फूले, इन्होंने भी जाति प्रथा को नहीं मानते थे। तो इसलिए हमारा ये सभी आंसर सही हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सही हमारा होगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है। ये क्या है जी। तो आपको पता है कि द इनहेलस जो पुस्तक था ऑफ कास्ट, तो उसी का हिंदी रूपांतरण किया गया है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो ये कौन हो जाएगा जी। तो ये निबंध था। क्या था जी, निबंध था, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। ये जो जाति प्रथा है इसका सबसे बड़ा जो दोष है वो क्या है। तो पेशे का निर्धारण करना, ये क्या होगा जी। तो पेशे का निर्धारण करना ही ये सबसे बड़ा दोष है, कि ये पेशा को निर्धारित कर देता है कि विशेष व्यक्ति के लिए विशेष, यानी कि विशेष जाति के व्यक्ति के लिए विशेष पेशा रख देता है कि आप यही काम कर सकते हैं। इसलिए हमारा आंसर जो बी होगा सही होगा। चलिए अगले हम लोग प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश हैं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है जी, डैश है, लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, या इनमें से सभी। क्या आंसर हो सकता है। तो बताइए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन बी सही कर सकते हैं, यानी हानिकारक है जी, आर्थिक पहलू से भी। क्योंकि अगर मान लीजिए, सोचिए कि अगर कोई मोची का लड़का है तो उसके पिताजी अगर जूता चप्पल सिए हैं, लेकिन उनके लड़के को अगर ये काम नहीं आ रहा है तो दूसरा काम कर नहीं सकता। अगर मान लीजिए वो लकड़ी के काम करने में माहिर है लेकिन उसको जूता चप्पल का काम नहीं करने आता है, लेकिन वो जाति में बंधा हुआ है, तो वो अर्थ नहीं कमा सकता, कहीं रोजगार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जाति से बंधा हुआ है। इसीलिए उनके लिए आर्थिक पहलू से भी क्या हो जाएगा जी, हानिकारक हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, हानिकारक। अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि मूक नायक क्या है। आखिर ये जो 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मूक नायक क्या है, अखबार है कि पत्रिका है कि पुस्तक है
कि कहानी संग्रह है? तो देखिए मूक नायक जो था ये क्या है, एक पत्रिका है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं और कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, तो उज्ज्वल भारत भी नहीं होगा, उड़ता भारत भी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है बहिष्कृत भारत, ये सही होगा। ये भीमराव अंबेडकर द्वारा पत्रिका का संपादन किया गया था, बहिष्कृत भारत। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी या अमीरी? तो ऑप्शन हमारा ए तो होगा नहीं, बेरोजगारी नहीं होगा। जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी नहीं हो सकता है, गरीबी भी नहीं हो सकता है, उद्योग धंधे की क्या हो सकता है जी, कमी हो सकता है। उद्योग धंधों की क्या हो सकता है जी, कमी हो सकता है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो उद्योग धंधों की कमी हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसी आवश्यक मानता है? आधुनिक जो सभ्य समाज है कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो देखिए कह रहा है ऑप्शन श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन या जाति विभाजन। तुम्हारा आंसर जो होगा श्रम विभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? श्रम विभाजन। कार्य कुशलता, अगर कार्य में आप कुशल हैं तो श्रम का विभाजन इसके लिए आवश्यक मानता है कि जिस कार्य में आप परफेक्ट हैं, निपुण हैं, उस कार्य के लिए आप हैं और इस आधार पर श्रम का क्या किया जाए, विभाजन किया जाए लोगों की एबिलिटी के आधार पर। अगले प्रश्न को देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो देखिए ऑप्शन है रामदेव कसपाल, रामजी कसपाल या रामकिशोर कसपाल या राधे राम कसपाल। तुम्हारा आंसर जो होगा रामजी कसपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? रामजी कसपाल। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की डैश पर निर्भर नहीं करता है, नहीं रहता है। तुम्हारा ऑप्शन है स्वेच्छा, ये भी नहीं होगा, रुचि, ये भी नहीं हो सकता है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन अगर देखा जाए, जाति प्रथा वाला श्रम विभाजन अगर देखा जाए तो ये स्वेच्छा से भी नहीं हो सकता है। आप मान लीजिए कि अगर किसान के लड़के हैं तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, सैनिक वगैरह ये सब में नहीं बन सकते थे। श्रम विभाजन वाला है, यानी कि देखिए अगर कोई क्षत्रिय का लड़का है तो वो दूसरा काम नहीं कर सकता था, यानी रुचि से भी नहीं हो सकता था। कार्य कुशलता क्या है जी? कार्य कुशलता से, तो कार्य अगर कुशल भी हैं फिर भी अगर दूसरे कास्ट के हैं तो भी नहीं कर सकते थे, यानी उपयुक्त सभी, यानी किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, तुम काहे भाग जा रहे हो जी? देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अंबेडकर के अनुसार, 28 नंबर देखते हैं हम लोग, अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? किस पर आधारित होगा? तो अंबेडकर के अनुसार जो समाज है वो स्वतंत्रता पर भी आधारित होनी चाहिए, समता भी होनी चाहिए, भ्रातृत्व होना चाहिए, यानी भाईचारा होना चाहिए, यानी ऑप्शन हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए डैश में बांध देती है? एक पेशे में बांध देती है, भाईचारे में बांध देती है, समता के सूत्र में बांध देती है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो भी जाति प्रथा होता है ये एक पेशा में बांध देता है जीवन भर के लिए, कि आप इस पेशे में हैं, आपके पिताजी इस पेशे से थे तो आप भी यही पेशे करेंगे, यही काम करेंगे आप, ये जाति प्रथा होता है। चलिए दोस्तों, तो अगले हम लोग प्रश्न को देखते हैं
अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती है। ऑप्शन है आपसी संबंध की, पेशा चुनने की, जातिगत पेशा परिवर्तन की, या परंपरा उल्लंघन की। तो जो हिंदू समाज की जो जाति प्रथा है वो आपको पेशा चुनने की अनुमति नहीं देगा। आप अपनी स्वेच्छा से किसी पेशा को आप नहीं चुन सकते हैं। कहा जाता है कि ये तोहरा भाग में लिखल रहे। तो इस तरह से यानी कि जो भी आपके पूर्वज हैं, जो आपके पिताजी हैं, पैतृक जो प्रथा चलते आता है जाति का, वही आप पेशा कर सकते हैं। आप अपने से पेशा नहीं चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। समूह, श्रम, राजतंत्र या लोकतंत्र। तो देखिए भाईचारे किसमें होंगे जी, सभी को समान अधिकार किसमें मिलेगा, तो लोकतंत्र में मिलेगा। राजतंत्र में कहीं नहीं मिलता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अंबेडकर की दृष्टि में कैसा होना चाहिए भाईचारे का वास्तविक रूप। तो कह रहा है कि पानी नमक के मिश्रण की तरह, तो ये नहीं होगा। कह रहा है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, हाँ ये हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, या उद्योग धंधों की कमी को। किसे मानते हैं जी, तो जाति प्रथा को मानते हैं। अंबेडकर किसे मानते हैं जी बेरोजगारी का प्रमुख कारण, तो जाति प्रथा को मानते हैं। चलिए अगले हम लोग प्रश्न में देखेंगे। कह रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज क्या होना चाहिए जी, तो स्वतंत्र होना चाहिए, समानता उसमें होनी चाहिए, और भ्रातृत्व होना चाहिए, यानी भाईचारे का भाव होना चाहिए। चलिए अगले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। तो ये भीमराव अंबेडकर कहे थे। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और ये अंतिम प्रश्न होगा। कह रहा है भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो किसको माना है जी, तो जाति प्रथा को माना है। किसको माना है जी, तो जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए, और अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।